बच्चों, कुंदनी का कापड़िया लिखित सजा इस कहानी का हमने अध्ययन करने के बाद सजा इस कहानी में आए कठिन शब्द तथा मुहावरों का अध्ययन करने के बाद हम पन्ना नंबर 25 पर पाठ बोध रूपी प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हम क्या करेंगे, आज की तासिका के समय लेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, इन प्रश्नों के उत्तर दे। आंसर दिस क्वेश्चंस। इसमें मौखिक प्रश्न है। पहला प्रश्न कहानी का नायक अपने बचपन के किन अनुभवों को दोहराना चाहता है। कहानी का नायक यानी लेखक अपने बचपन के सुखद अनुभवों को दोहराना चाहता है। जैसे गांव आते समय हरी भरी घास, महकते मैदान, उन मैदानों में फैली खामोशी धीमी से धीमी आवाज़ में झंकृत हो उठे और पीपल के सघन झुरमुटों के बीच एकाएक दिखाई देने वाले सुनहरे पक्षी के गीत। इस अनुभव को वो दोहराना चाहता था। विजय वकील का गांव कहाँ था। विजय वकील का गांव ग्रामीण इलाके में समुद्र के तट पर विस्तृत जगह पर फैला था, जहाँ का वातावरण बहुत ही सुखद था और इसका अनुभव उन्होंने गांव लौटते वक्त विचारों के माध्यम से लिया था। विजय वकील ने क्या अपराध किया था। विजय वकील ने परीक्षा के समय एक चीट लिखकर पास वाले लड़के के पास खिसका दी। जिन सवालों का उन्हें जवाब नहीं आता था, उन सवालों को लिखने के लिए उन्होंने एक चीट लिखकर पास वाले लड़के के पास खिसका दी। मुझे सवाल नहीं आता, अपनी नकल करने दो। उस चीट पर ऐसा लिखा था। आगे विजय वकील को कब अनुभव हुआ कि उससे भयंकर अपराध हुआ है। विजय वकील को अनुभव हुआ कि जब बड़े होने के बाद विजय वकील जहाँ काम करते थे, उन्हीं के दफ्तर में एक मातहत कर्मचारी यानी उनके हाथ के नीचे काम करने वाला एक कर्मचारी, जिसने विजय वकील के बारे में उनकी कंपनी के डायरेक्टर के पास जाकर विजय वकील के बारे में झूठ की शिकायत कर दी थी, तब उससे पता चला कि बचपन में उन्होंने अपने शिक्षक के साथ भी इस तरह का बर्ताव किया था और नतीजा उस शिक्षक को स्कूल से निकाला गया था। तब विजय वकील को अनुभव हुआ कि उससे भी बचपन में भयंकर अपराध हुआ था, क्योंकि उन्होंने भी अपने पिताजी से अपने गणित के अध्यापक शिक्षक की शिकायत की थी। आगे वृद्ध मास्टर जी की किस बात को सुनकर विजय का मन तिक्त और उदास हो गया। विजय वकील का बेटा यानी लेखक वृद्ध मास्टर जी की बात को सुनकर उनका मन तिक्त और उदास हो गया था कि जिस मास्टर को मेरी वजह से उन्हें स्कूल से निकाला गया था और वही मास्टर मुझे अब
पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं, तो फिर मैं उनसे क्षमा कैसे मान सकता हूँ। मेरा मन तिक्त और उदास हो गया। जिन्हें मैं याद नहीं, उनसे क्षमा कैसे मांगूं। उनके मन में, उनकी स्मृति में मेरा अस्तित्व तक नहीं है। यह बात समझकर विजय का मन तिक्त और उदास हो गया था। इसी तरह मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने के बाद हम पन्ना नंबर 25 पर लिखित प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर हम अब देखेंगे। प्रश्न, विजय वकील के मन में कौन सी धारणा प्रदूषण की तरह घर कर गई थी। विजय वकील के मन में धुएं की तरह प्रदूषण की पहली धारा प्रविष्ट हो गई थी। उसी तरह जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे तरल श्वास में एक प्रदूषण घुमड़ने लगा, और वो प्रदर्शन ये था, मेरे पिताजी ने स्कूल के भवन निर्माण के लिए बहुत सा धन दान दिया था और वे प्रबंधकारिणी समिति में थे, और एक वकील होने के कारण उनकी खासी प्रतिष्ठा थी, और इसी प्रतिष्ठा की वजह से मैंने मास्टर जी के बारे में झूठ की शिकायत अपने पिताजी से की थी, जिसकी वजह से मास्टर जी को स्कूल से निकाला गया था। यही धारणा प्रदूषण की तरह लेखक यानी विजय वकील के मन में घर कर गई थी। पन्ना नंबर 26 पे देखिए। मास्टर जी ने विजय को पेपर पूरा करने के लिए परीक्षा कक्ष में वापस क्यों भेज दिया। मास्टर जी ने विजय को पेपर पूरा करने के लिए परीक्षा कक्ष में भेज दिया क्योंकि विजय वकील अपने बाजू के बच्चे की नकल करते पकड़े गए थे, और उसी की वजह से शिक्षक ने उन्हें बाहर बुलाकर एक बाजू लेकर जोरदार तमाचा लगाते हुए बोले, नकल करते हो। और उसके बाद रोते रोते मैंने कहा, मुझसे भूल हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। बस यही बात सुनकर उनके मास्टर जी ने उन्हें आगे का पेपर लिखने के लिए अंदर भेज दिया, और वे सभी लड़कों के सामने लेखक को यानी बेइज्जत नहीं करना चाहते थे। इसी की वजह से मास्टर जी ने यानी उनके शिक्षक ने उन्हें विजय को पूरा पेपर करने के लिए परीक्षा कक्ष में वापस भेज दिया था। अपनी गलती को सुधारने का विजय वकील ने क्या प्रयत्न किया, वह इसमें सफल क्यों नहीं हो सका। अपने गलती को सुधारने के लिए विजय वकील ने शिक्षक के घर पर जाकर उनसे बात करने का प्रयास किया, और उन्होंने कहा कि मास्टर जी, मैं विजय वकील, आपने मुझे पहचाना होगा।
ऐसा विजय वकील यानी लेखक के शब्द सुनने के बाद वे थोड़ा ठहरे, फिर से एक बार मेरी तरफ देखा, अत्यंत निर्दोष भाव से बोले, विजय वकील, याद नहीं आता? तुम मुझसे पढ़ते थे? किस वर्ष? मैंने अत्यंत शर्म और संकोच के साथ कहा, जी मैं विनोद राय वकील का बेटा। यानी जिस मास्टर को उन्होंने अपने गलती का एहसास करवाने के लिए, अपनी गलती सुधारने के लिए अपने मास्टर जी यानी शिक्षक के पास गए थे, उन्हीं शिक्षक ने यानी मास्टर जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। यह देख अपनी गलती को सुधारने का विजय वकील ने प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हो सके, क्योंकि जिन मास्टर जी को उन्होंने तकलीफ दी थी, उन्हीं मास्टर जी ने उन्हें पहचाना नहीं। इसकी वजह से लेखक इसमें सफल नहीं हुए। आगे का प्रश्न घ, क्या मास्टर जी सचमुच विजय को भूल चुके थे? हाँ या नहीं, सिद्ध करें। प्रश्न और एक बार देखिए, क्या मास्टर जी सचमुच विजय को भूल चुके थे? हाँ या नहीं, सिद्ध करें। सचमुच मास्टर जी विजय को भूल चुके थे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद और मास्टर जी की उम्र ढलने के बाद वे अपने छात्र विजय वकील को पहचान नहीं पाए। एक क्षण के लिए उन्होंने इस नाम को याद करने का प्रयत्न किया, फिर हंसकर बोले, याद नहीं आता कुछ, अब उम्र ढल गई है ना, बहुत कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन तुम कहते हो तो ठीक ही होगा, चलो घर चलकर साथ साथ चाय पिए। ऐसा बोलकर मास्टर जी की बातों से ऐसा लगता है कि सचमुच वे अपने विजय वकील यानी जिसने उन्हें तकलीफ दी थी, उन्हीं की वजह से उनकी नौकरी चली गई थी, तो उन्हीं को वे उस गुस्से को एक घटना मान के भूल चुके थे। यही उनकी बातों से सिद्ध होता है। आगे का प्रश्न, विजय ने किस बात को अपने लिए सजा माना और क्यों? विजय ने किस बात को अपने लिए सजा माना और क्यों? विजय ने उस बात को सजा माना क्योंकि ऐसे एक विद्वान अध्यापक के बारे में बचपन में खुद गलती करने के बाद भी उनके प्रति अपने पिताजी से सब झूठ कहा था, और इस झूठ की वजह से उनके पिताजी ने, जिनकी समाज में अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी, उन्होंने उस मास्टर जी को नौकरी से कुछ दिनों के लिए निकाल दिया था। यही बात को सजा माना क्योंकि एक सज्जन और सच्चे इंसान की स्मृति में से संपूर्णतया हट जाना कोई मामूली सजा नहीं, लेकिन क्या सभी अपराधों के लिए क्षमा मिल सकती है? यानी विजय वकील के हाथों से बचपन में पढ़ाई करते समय जो अपराध हुआ था, उस अपराध की सज़ा मास्टर जी को मिली थी, और एक सच्चे सज्जन इंसान की इतना सब होने के बावजूद भी मैं उनके दिमाग से संपूर्णतया हट गया था। यही मेरे लिए मामूली नहीं, बहुत बड़ी सज़ा थी।
इस तरह से हम लिखित प्रश्नों के जवाब, लिखित सवालों के जवाब इस तरह से लिख सकते हैं और ये आप अच्छी तरह से लिखोगे। आगे का प्रश्न पन्ना क्रमांक 26 पर है। आशय स्पष्ट करें। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। इसमें कुल मिला के 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। जैसे पहला सवाल, क अपराध तो उसे आज कह रहा हूँ, उन दिनों तो वह एक पराक्रम था। देखो, बचपन में जब लेखक पढ़ते थे उस समय की बात थी कि उन्होंने परीक्षा के समय अपने बाजू बैठे लड़के की कॉपी करने का प्रयास किया था और ये अपराध होने के बावजूद भी उन्हीं दिनों मैंने एक अपराध किया। अपराध तो उसे आज कह रहा हूँ, उन दिनों तो वह एक पराक्रम था, क्योंकि मौज मस्ती के माध्यम से मैंने कुछ दिन पढ़ाई नहीं की थी और बहुत सैर सपाटे किए थे। जब परीक्षा में मुझे कुछ सवालों के जवाब नहीं आए तो उस समय मैंने अपने बाजू के दोस्त यानी लड़के की कॉपी करने का प्रयास किया था और एक चीट पर लिख कर दिया था पास वाले लड़के के पास कि जिन सवालों का जवाब मुझे नहीं आता उन सवालों की अपनी नकल कर लेने दो। बस इसी की वजह से लेखक कहते हैं अपराध तो उसे आज कह रहा हूँ, उन दिनों तो वह एक पराक्रम था। आगे ख, झूठ के रास्ते पर मैंने घोड़ा दौड़ा दिया था और अब लगाम मेरे हाथ में नहीं थी। जैसे ही मैंने पेपर लिखते समय नकल करने का प्रयास किया था, उस नकल को शिक्षक ने देखकर मुझे शिक्षा दी थी। बाहर ले जाकर मुझे एक तमाचा जड़ा और कहा, नकल करते हो? और फिर मैंने गलती का एहसास करने के बाद उन्होंने मुझे पेपर लिखने के लिए अंदर भेजा। बस घर पर आने के बाद पिताजी मेरी ओर ताकने लगे और कहने लगे, गणित का पेपर कैसा था? उसके बाद मैंने एक के बाद एक झूठ कहा। झूठ के रास्ते पर मैंने घोड़ा दौड़ा दिया था और अब लगाम मेरे हाथ में नहीं थी। मैं बोला, ऑफिस में बुलाकर बिना बात मुझे तमाचा मारा। यानी अपने शिक्षक के प्रति मैंने गलती मैंने करने के बाद भी उनके प्रति झूठ कहा और कहा कि मेरे शिक्षक ने परीक्षा कक्ष से बाहर बुलाकर मुझे एक तमाचा मारा। ये बात कहने के लिए मैंने एक के बाद एक झूठ बोलते समय कई प्रकार के झूठ बोले थे। इस तरह झूठ के रास्ते पर मैंने घोड़ा दौड़ा दिया था और अब लगाम मेरे हाथ में नहीं थी। ग, सफलता, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति से भी बढ़कर उत्तम वस्तुएं होती है जीवन में। जैसे ही विजय वकील के ऊपर उन्हीं के
हाथ के नीचे काम करने वाले एक मातहत व्यक्ति ने अपने कंपनी के मैनेजर को कहा था, विजय वकील के बारे में झूठ कहा था। उस वक्त लेखक को यानी विजय वकील को पता चला सफलता, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति से भी बढ़कर उत्तम वस्तुएं होती है जीवन में, जो मैं प्राप्त नहीं कर सका। मेरा मन तिक्त और उदास हो गया, क्योंकि उन्हें तब पता चला कि जब उनके ऊपर उन्हीं के हाथ के नीचे काम करने वाले व्यक्ति ने उनकी शिकायत कंपनी के मैनेजर से की थी, तब उन्हें पता चला कि सफलता, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति से भी बढ़कर उत्तम वस्तुएं होती है अपने जीवन में। उसके बाद आगे देखिए पन्ना नंबर 27 पर चरित्र चित्रण कीजिए, यानी व्यक्ति का वर्णन करना है। देखिए किस कैरेक्टर यानी किस व्यक्ति का वर्णन यहाँ पर करने के लिए हमें कहा गया है। विजय के मास्टर जी किस प्रकार के व्यक्ति थे? 80 से 100 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखकर उनका चरित्र चित्रण कीजिए। अनुच्छेद लिखना यानी एक परिच्छेद लिखना। कितने शब्दों में? 80 या 100 शब्दों में लिखना है। किसके बारे में लिखना है? विजय के मास्टर जी। तो उनके बारे में हम क्या करेंगे? 10 से 12 पंक्तियाँ उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे, उनकी जानकारी लिखेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को विजय वकील के मास्टर जी एक बहुत ही बुद्धिमान अध्यापक थे। वे हिंदी विषय का अध्यापन करते थे और वे बहुत ही विद्वान अध्यापक थे, और ऐसे विद्वान अध्यापक थे कि ऐसे महान व्यक्ति के ऊपर मैंने झूठ इल्ज़ाम लगाया था कि बेवजह मास्टर जी ने मुझे बाहर निकालकर, कक्षा के बाहर निकालकर तमाचा मारा। ऐसी उनके बारे में मैंने गलत बात अपने पिताजी से की थी। गलती तो मेरी थी, लेकिन वे बेगुनाह शिक्षक के ऊपर मैंने इल्ज़ाम कर दिया कि जब मैं परीक्षा में पेपर लिख रहा था तो मास्टर जी ने मुझे बाहर बुलाकर तमाचा मारा। इस झूठ ने बेचारे प्रामाणिक, अच्छे भले खासे इंसान की नौकरी चली गई, क्योंकि विजय वकील के पिताजी एक अच्छे खासे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जिन्होंने स्कूल का भवन निर्माण के लिए धन दिया था और वे प्रबंधकारिणी समिति में थे। इसकी वजह से जब मैंने मेरे पिताजी को झूठ कहा तो उस ऐसे बुद्धिमान, होशियार गणित के अध्यापक को बेवजह जानबूझकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, और इस नौकरी जाने की वजह से बेचारे उनके ऊपर बहुत ही कठिन प्रकार का समय आया। फिर भी उन्होंने, जब विजय वकील बहुत दिनों बाद उन्हें मिलने के लिए जाते हैं तो उनके साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह का बर्ताव किया। यहाँ तक कि उम्र ढलने की वजह से मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भाई
तुम मेरे विद्यार्थी थे, मेरे हाथों के नीचे आपने पढ़ाई की होगी। अब उम्र ढलने की वजह से मुझे याद नहीं। चलो अब तुम क्या करते हो? ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने घर ले जाकर उन्हें चाय पिलाया और बातें करते वक्त उन्होंने कहा कि अपने मकान का दरवाज़ा खोलते हुए उन्होंने कहा, तुमको मैं जानता नहीं, गणित में तुम्हारी रुचि थी क्या? गोस की एक किताब हाल ही में आई है, बड़ी ही अच्छी है, तुम देखना चाहोगे? और व्यवस्थित ढंग से सजा कर रखी हुई किताबों की अलमारी में वे किताब ढूंढने लगे और अपने प्रिय छात्र यानी विजय वकील को वो किताब के बारे में जानकारी देने लगे। यानी चरित्र चित्रण के माध्यम से विजय के मास्टर जी एक प्रामाणिक व्यक्ति थे, गणित विषय का अध्यापन करते थे, बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से हो उसके लिए प्रयास करते थे। किसी ने नकल करने का यानी परीक्षा में कॉपी करने का प्रयास किया तो उसे सज़ा देते थे। सज़ा देने के बाद जब लड़के ने उनसे माफ़ी मांगी, फिर उन्होंने उनका नुकसान न हो इसके लिए फिर कक्षा में पेपर लिखने के लिए कहा। यानी छात्रों के प्रति उनमें लगाव था, उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो इसके लिए वो प्रयत्न करते थे। यानी इस तरह की जानकारी हम चरित्र चित्रण के माध्यम से विजय के मास्टर जी के बारे में लिख सकते हैं। कम से कम 15 या 20 वाक्य मैंने यहाँ आपको बताए हैं। इसमें से 10-12 वाक्य यदि आप लोग चरित्र चित्रण के माध्यम से लिखते हैं और लिखकर मुझे भेजेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से सजा इस कहानी को पढ़ने के बाद हमने इसका अध्ययन किया। शब्दार्थ रूपी कठिन शब्द, मुहावरे, पाठबोध के अंतर्गत मौखिक लिखित प्रश्नों के उत्तर, आशय स्पष्ट किया, आशय स्पष्ट करे इसके अंतर्गत कुल मिला के 3 उपप्रश्न हैं, उनका भी अध्ययन किया। और पन्ना नंबर 27 पर चरित्र चित्रण के बारे में विजय के मास्टर जी के बारे में उनका जो चरित्र है उन्हीं के ऊपर अनुच्छेद सुनकर हमने उसे आपको बताने का प्रयास किया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रुकते हैं और हाँ, इन मौखिक लिखित आशय स्पष्ट करें और चरित्र चित्रण इन तीनों सवालों के आपको जवाब लिखकर मुझे सुंदर हस्ताक्षर में कॉपी में लिखकर मुझे सेंड करने हैं, भेजने हैं। मैं आपके सवालों के जवाबों को याद करता रहूँगा, देखूँगा कि आप लोगों ने किस तरह से इन सवालों के जवाब लिखे हैं। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।